तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 6 पे। देखिए ध्यान से, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। चलो भैया सबसे पहले ट्री बनाओ, ठीक है, और उस ट्री के टॉप पर आपकी बर्ड बैठी है, ये आपकी बर्ड है। बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई ट्री। और कितना मीटर हाई ट्री है? 80 मीटर हाई ट्री है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है। अब बच्चे सोचते सर आपने इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया? मैं इधर ले लूंगा, कोई समस्या नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड, बर्ड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री बोला है ना? हाँ, मैंने पिछले पार्ट में एक सवाल में यहाँ पे 60-30 लिखा था, मैंने 30 कर दिया था, ठीक है, तो मैंने 30 लेके सॉल्व कर दिया था। द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहे बर्ड फ्लाई कर रही है, ठीक है, द बर्ड फ्लाइज अवे, अब बर्ड अवे फ्लाई कर रही है। अब तुम ये मत सोचना कि सर बर्ड को इधर फ्लाई कराइए, उसने बोला है अवे, अवे मतलब इस पॉइंट से दूर जाएगी बर्ड, तो ऐसे नहीं जाएगी बर्ड, ऐसे जाएगी, समझ रहे? तो बर्ड फ्लाइंग अवे, तो बर्ड ये जो है अवे फ्लाई कर रही थी, दूर फ्लाई कर रही थी। द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट कांस्टेंट हाइट, कि इसकी हाइट जो है वो कैसी बनी रहे? कांस्टेंट बनी रहे, यानी कि 80 की 80 बनी रहेगी। तो इसकी हाइट जो है वो मैंने 80 मीटर अभी भी बनाए रखी। तो क्या लिखा है? द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड एट अ कांस्टेंट हाइट अभी भी, ठीक है, 80 मीटर। आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। समझ रहे? ऐसे बर्ड फ्लाई कर रही थी और आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद, मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है? यहां से यहां तक में 2 सेकंड लगे। और 2 सेकंड बाद जब देखा गया तो आफ्टर 2 सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 30 डिग्री हो गया। बहुत सही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, पहले 45 डिग्री था। ठीक, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। आप देख रहे हो कि स्पीड के सवाल बहुत आ रहे हैं, सच में स्पीड के सवाल आते हैं, बहुत आते हैं, तो आपको भी स्पीड के सवाल जो है वो ज्यादा लगाने हैं। इसी वीडियो के सवालों को 2-3 बार लगा लोगे तब भी बहुत है। तो आपको स्पीड निकालनी है, यहां से यहां तक की मूव करिए हो, तो आप यहां से यहां तक का स्पीड इसकी पता लगाओ जल्दी से। स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस और टाइम। टाइम तो है 2 सेकंड, डिस्टेंस निकाल लो। तो सर इसको ए मान लेते हैं, बी सी डी ई, ठीक है। तो चलिए सर डीई डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। सवाल कहां से शुरू करें? जिन दो ट्रायंगल्स में एंगल दिया हो उन दो ट्रायंगल को पकड़ लो। तो सर मैं एक तो एसीडी ट्रायंगल पकड़ूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें सर 30 दिया है। और मैं सर एक ट्रायंगल एबीई पकड़ लूंगा, क्यों? क्योंकि उसमें 45 दिया है। चलो अच्छी बात है, शुरू करते हैं। एसीडी में जाऊंगा सर, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है, तो tan लगाऊंगा सर। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 80 है सर, और बेस क्या होगा? 30 डिग्री वाले ट्रायंगल का बेस कौन है? ए से डी तक का है पूरा, तो AD हो जाएगा। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है, 80/AD होता है। AD कितना आ जाएगा? तो AD आ जाएगा 80√3 मीटर। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना? और अगर ABE ट्रायंगल में देखूं, तो ABE ट्रायंगल में देखूंगा तो 45 डिग्री लूंगा ना, तो ये वाला ABE ट्रायंगल में 45 है। तो अगर यहाँ पे tan 45 ले लूं तो परपेंडिकुलर कौन है सर? BE, और बेस कौन है सर? AE। तो tan 45 होता है 1, तो BE/AE, तो बेटा AE कितना आ गया? तो सर AE बराबर हो गया BE के। BE तो बेटा 80 है, तो AE भी सर फिर 80 है, तो AE भी 80 आ गया, 80 मीटर। आपको तो DE चाहिए ना, तो आप DE निकाल लो सर। सो DE कैसे निकलेगा सर? तो DE डिस्टेंस निकालने के लिए सर आपको A से D तक की डिस्टेंस में से A से E तक की डिस्टेंस घटानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? A से D तक में से A से E तक घटा दो, AD में से क्या घटा दो? AE। तो AD में से अगर आप AE घटाते हो तो AD है आपकी 80√3 और AE कितनी है? 80 है। 80 कॉमन ले लो, तो ये आपकी DE आ गई। बताओ भैया, पहले इतनी बात क्लियर है ना? तो DE आ गई यानी डिस्टेंस आ गई। अब सर आप स्पीड आप फटाफट निकाल लो, कोई समस्या नहीं है, तो बड़े आराम से आ जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर, डिस्टेंस कितनी आई है? 80, ब्रैकेट में क्या है सर? √3 - 1, और टाइम कितना है सर? टाइम लगा है 2 सेकंड का। सर इसको फटाक से आप डिवाइड कर दो, और ये कितना आ गया? 40, और ब्रैकेट में √3 - 1, और सर 40 ले लो। √3 कितना होता है सर? 1.73। 1.732 तो नहीं दिया सवाल में, क्योंकि वो दिया तो फिर वही रखो एग्जैक्ट। तो सर 1.732 दिया है।
और उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं सर 40, और इसमें से 1 माइनस करो 0.732 आ जाएगा, और इसमें से 3 जीरो ये नीचे, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 2 8 4 3 12 2 11 4 20 29, और अपॉन में कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 डिजिट पहले पॉइंट। ये आपकी स्पीड आ चुकी है बच्चों मीटर पर सेकंड में। स्पीड के सवाल सच में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये फसाऊ क्वेश्चन होते हैं, तो अब फसाऊ तो लगेंगे नहीं, खैर तुमको, तुम तो जान गए हो कि बहुत इजी वे में हो जाते हैं, तुमने देखे कई सारे सवाल, अभी और देखेंगे, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे है ना, अभी और करते हैं, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब सॉल्यूशन नंबर 7 शुरू करते हैं। बोला क्या गया है, कह रहा है सर अ मूविंग बोट, ठीक, तो एक बोट बना लेते हैं। अच्छा, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। तो बेटा एक 150 मीटर हाई क्लिफ है, अच्छा जी, 150 मीटर हाई क्लिफ हो गई, बहुत बढ़िया, प्यारा प्यारा, 150 मीटर हाई क्लिफ हो गई, अच्छी बात है। अब इस 150 मीटर हाई क्लिफ का एक हो गया ये टॉप, तो द मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप। अब इस टॉप से हम इस मूविंग बोट को ऑब्जर्व करेंगे। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ, समझे। अब आगे बोला गया है कि जो आप इस मूविंग बोट को ऑब्जर्व कर रहे हो, टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखो एक बात तुमको याद है ना, मैंने बताया था जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल कौन सा बनता है, तो कहने लगे सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पे। अब वो जो भी दिया उस सवाल में, आगे बोलते हैं, कह रहा है इज मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, यानी कि क्लिफ से दूर जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है क्लिफ से, क्लिफ ये है, यहाँ से दूर जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45। कह रहा है पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 था इसका, ठीक है, लेकिन जब बोट आगे निकल गई, जब बोट आगे निकल गई तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नया वाला है वो 45 डिग्री है, ठीक है, इतनी बात क्लियर ना। तुमको एक बात सिखाई थी, जब भी ये वाला एंगल यहाँ बना करे तो फिर यहाँ पर भी वही एंगल सेम बना लिया करो, 60 ये है तो 60 ये, जब यहाँ पे तुम्हारा 45 बना करे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी तुम 45 ऐसे बना लिया करो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 टू 45 हो गया, चलिए अच्छी बात है। इन 2 मिनट्स कह रहा है ये ए से बी तक जो गया 60 से 45 डिग्री एंगल इसने चेंज कर लिया है, इतने में इसको लगे कितना टाइम, 2 मिनट लगे प्यारे बच्चों, कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगे। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर आवर, कह रहा है स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। अब भैया ये वाले तो सब लोग, वो बच्चे तो पक्का कर लेंगे जिन्होंने पहली वीडियो या पहला वीडियो का जो पार्ट है वो पढ़ रखा है। तो आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, वो भी मीटर पर आवर में निकालनी है। अभी तक किलोमीटर पर आवर में निकालते थे, मीटर पर सेकंड में निकालते थे, अब मीटर पर आवर में निकालनी है। प्यारे बच्चों करो उसको, कैसे करते हैं, आपको सिखाया था स्पीड निकालने के लिए जरूरत होती है डिस्टेंस की। अब आप ए से बी डिस्टेंस तय करते हो तो आप ए से बी निकाल लो और सवाल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ए बी सी इसको मान लेते हैं, डी इसको मान लेते हैं। अब सर सॉल्यूशन शुरू कहां से करें, हर सवाल की तरह मैं इस सवाल में भी यही बोलूंगा, जो ट्रायंगल एंगल के साथ गिवन हो उन्हीं ट्रायंगल से सवाल शुरू करो। कौन से ट्रायंगल है सर, एक तो ये गिवन है, एक ट्रायंगल ACD, इसमें एंगल दिया गया तो ये वाला ले लेंगे, और एक ट्रायंगल कौन सा सर, ये 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री वाला कौन सा है सर, BCD। एक ट्रायंगल कौन सा 45 डिग्री वाला सर, BCD। सर BAC नहीं लेंगे, नहीं ले सकते, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर आप BAC लोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी बनेगा, इस वजह से हम लोग को BDC लेना पड़ता है या BCD लेना पड़ता है। अभी क्लियर है ना, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है, BAC लेंगे तो उसमें ये एंगल देखो कहीं 90 बन रहा है, नहीं बन रहा, इसलिए वो वाला नहीं लेते। तो चलो भैया आप शुरू करते हैं। अगर सर 60 डिग्री वाले में देखें तो परपेंडिकुलर की बात हो रही है, और सर ये कौन है, ये बेस है, इसकी बात हो रही है। सर कहाँ इसकी बात हो रही है बेटा, अगर डिस्टेंस निकालना होगा BA है ना, तो कैसे निकालोगे, BD में से AD घटा के ना, तो AD निकालना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब बेस की बात हो रही है, समझ में आई। अगर BA डिस्टेंस निकालना है तो B से D तक की डिस्टेंस निकालो, उसमें से AD डिस्टेंस माइनस करो, तो ही तो BA डिस्टेंस आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सर परपेंडिकुलर है, बेस है, तो tan लगा लो, तो tan 60 is equal to perpendicular that is 150 मीटर अपॉन में बेस that is AD, और tan 60 होता है √3 प्यारे बच्चों, 150 अपॉन में AD, और इस तरह से AD आपका आ जाता है 150 बाय √3, और ये मीटर। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं।
आर यू श्योर अबाउट इट? पक्का ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले पे आते हैं। अब इन ट्रायंगल बीसीडी बोला है सर, बीसीडी में भी आप tan लगाओगे ना, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है सर 150 मीटर है, 45 के सामने वाली साइड 150 है, 150 मीटर ले लीजिए। और अपॉन में बेस कौन लेंगे सर 45 वाला ले रहा हूं ना, तो सर बीसीडी अगर ट्रायंगल लिया तो बेस पूरा बीडी लीजिएगा, तो बेस हो गया पूरा बीडी, tan 45 होता है 1 मेरे प्यारे बच्चों। तो इस हिसाब से बीडी बन जा बीडी, और बीडी आपका कितना आ गया 150 मीटर। अब बताइए जल्दी से, पहले आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, आया कि नहीं आया? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो बीडी आ गया। अब बीडी को ना आप दो टुकड़ों में लिख लो। बीडी को क्या लिख सकते हैं BA प्लस AD, तो BD की जगह पे लिख लेते हैं BA प्लस AD, और इक्वल टू में जो 150 लिखा है वही लिखा रहने देते हैं। AD की वैल्यू आप जानते हो ना 150 बाई रूट 3, यहां पे रख दो 150 बाई रूट 3, और बराबर में भी 150। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से BA निकालना है, 150 पड़ा रहने दो उधर वाला, इस वाले को उधर लेके जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है 150 कॉमन ले लेना है यहां से, और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब बेटा ध्यान से देखना, रूट 3 बन जा रूट 3 माइनस 1, तो इट इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3। बच्चों BA आ चुका है, तो अब BA आ गया यानी कि हमारी डिस्टेंस आ गई। अब हमको स्पीड निकालनी जो कि बड़े आराम से निकल आएगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है फटाफट से बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको पुट करना है ऐसे 150 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3, और जो ये टाइम रखना था आपको ये वाला टाइम, अब ये टाइम कितना था 2 मिनट, तो यहाँ पे केवल 2 मत रखो, ठीक है। आपको स्पीड आवर में चाहिए ना, तो आप मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करते हो 60 से डिवाइड करते हो, तो इतना कर देना। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब बस आपको सॉल्विंग करना है और आपका आंसर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, ये 150 लिखना है ऐसे करके, सबसे नीचे ऐसे पहले इसको काट देना 2 3 2 0, और जो सबसे नीचे वाला 30 है उसको ऊपर भेज देना ऐसे, ठीक है। देखो सबसे नीचे वाला कहां चला गया, सबसे ऊपर। ऊपर पहले से रूट 3 माइनस 1 था उसको पड़ा रहने दो, नीचे ध्यान से देखोगे तो ये रूट 3 वन सा क्या है रूट 3 है। ऊपर वाली डिस्टेंस मीटर में थी हमारी, और नीचे जो हमने टाइम निकाला वो आवर में था हमारा, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। अब इसको ध्यान से देखना, 15 3 क्या हो गया 45, और ये 100 हो गया, अपॉन में हो गया रूट 3, अच्छा ब्रैकेट में हो गया रूट 3 माइनस 1। अब ध्यान से समझना, इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई रूट 3 से ऊपर। अब समझना मेरी बात को, 45 100 ये हो गया, रूट 3 कितना होता है मेरे बच्चों 3 होता है ना। अब ये ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस रूट 3 बन जा रूट 3, ऐसे करके इसको आप डिवाइड कर देना, 1500 आ जाएगा। तो आपकी जो स्पीड है प्यारे बच्चों वो आ जाएगी 1500 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। अब सर 3 माइनस रूट 3 कितना होता है सर, तो बेटा 3 को ऐसे लिख लो 3.000, और रूट 3 की वैल्यू रख लो 1.732, ठीक है। अब 10 में 2 गए 8, 9 में 3 गए 6, 9 में 7 गए 2, और 2 में 1 गए 1, 1268 होगा। अब 1268 इसकी वैल्यू आई है, तो इसको 1268 से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा आपका, 1268 को मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे 15 से। चलो जल्दी से करते हैं, 40 0 के लिए 4 5 34 4 के लिए 3 5 10 13 3 के लिए 1 5 5 1 6 और 8 6 2 और 1, और ये लगा 0 8 7 12 का 2 कर लेगा 1 6 3 9 10 का 0 कर लेगा 1 6 3 9 और 190 बेटा, और साथ में 2 0। अब देखो प्यार से, इधर 2 0 लगे, यहाँ लगा दो, 3 डिजिट पहले पॉइंट है लगा दो। तो इस हिसाब से आपकी जो स्पीड आई है वो आई है 1902 मीटर पर आवर। तो ये था आपका सवाल सॉल्यूशन नंबर 7। देखा ना, कठिन नहीं था, थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेटिव जरूर था, कठिन नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं सॉल्यूशन नंबर 8 पे। तो चलो बेटा एक प्यारे प्यारे सवाल सॉल्यूशन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है, देखते हैं इसको भी। तो हमारा सॉल्यूशन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा, अब देखते हैं इसको, चेकआउट करते हैं। कह रहा है अमित एक लड़का है स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो तुमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया ऐसे करके, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 8 पे। सॉल्यूशन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखते हैं इसको भी। कह रहा है अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। इस खड़ी लाइन को वर्टिकल, पड़ी लाइन को हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है,
उस पे अमित खड़ा है, तो ये हो गया अमित यहाँ पर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अमित खड़ा है, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम, ठीक है। उसने एक बर्ड को देखा, ठीक है, फाइंड्स अ बर्ड, एक बर्ड को फाइंड किया जो फ्लाई कर रही थी एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम, जो कि बर्ड जो है फ्लाई कर रही थी इससे 200 मीटर की डिस्टेंस पे। सर आपको कैसे पता कि आप बर्ड को ऐसे रख रहे हो सकता है वो अमित के जस्ट ऊपर फ्लाई कर रही हो। हमारी बात सही है, अभी देख लेते हैं। तो बोला गया फ्लाई कर रही है 200 मीटर की डिस्टेंस पे ही फ्लाई कर रही है और उसका एलिवेशन है 30 डिग्री, यानी कि वो बर्ड इसके जस्ट ऊपर नहीं है, कुछ झुकी हुई है, मतलब ये जस्ट सामने ना होकर के थोड़ा सा इससे आगे है, वरना जस्ट सामने अगर यहाँ बर्ड रखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो 90 बन जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसे करके 90 नहीं बन जाएगा, बताओ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बर्ड जो है जस्ट ऊपर नहीं है, बर्ड कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाकर, कितना एंगल ऑफ 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए हुए है बर्ड के साथ ही, तो इस हिसाब से बर्ड है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 200 मीटर है डिस्टेंस पे, दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ, दीपक एक छत पे खड़ा है, वो जो छत है ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, कह रहा है एक 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। चलो अब सर बिल्डिंग जस्ट चिड़िया के नीचे रखूं कि किनारे रखूं? तो देखो भैया अभी तक तो इतना ही पढ़ा है कि दीपक स्टैंड कर रहा है एक रूफ पर, मतलब चलो रफ में देख लेते हैं। दीपक जो है एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा होगा यहाँ पर, दीपक ऐसे करके, ठीक है, दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो है वो कितनी ऊंची होगी? 50 मीटर हाई बिल्डिंग होगी। अच्छा, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। अब दीपक जो है वो भी जब उस बर्ड को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब है कि दीपक जस्ट इसके नीचे नहीं है, दीपक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो दीपक कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? दीपक बना रहा है 45 डिग्री का उसी बर्ड पर। इसका मतलब है कि दीपक बर्ड के जस्ट नीचे नहीं है, दीपक बर्ड से थोड़ा हटेगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का, वो जब देखेगा बर्ड को तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का तभी बन पाएगा। इतनी बात क्लियर है ना? तो दीपक को यहाँ पे तुम ऐसे बिठा दो या खड़ा कर दो जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ये 50 मीटर ऐसे करके, ठीक है, ये तुम्हारा दीपक हो गया, ये तुम्हारा दीपक हो गया, ठीक, ऐसा, ये दीपक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। समझ गए नहीं समझे? क्या हंस गए? ठीक है यार, दीपक है, ठीक। आगे देखते हैं, एक 45 डिग्री कह रहा है अमित एंड दीपक आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बर्ड। अमित और क्लियर कर दिया, कह रहा है दीपक जो है वो दूसरी साइड है और अमित जो है वो अपोजिट साइड है, तो अमित और दीपक जो है अपोजिट साइड ऑफ बर्ड में है, ठीक है। आगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक, कह रहे हैं दीपक की डिस्टेंस बताओ बर्ड से कितनी है, मतलब ये डिस्टेंस बताओ जरा, ये कितनी है? तो ये भैया आपका ए हो गया, ये आपका बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लिया है, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं प्यारे बच्चे, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, ठीक है। और चलिए अब अपने सवाल को शुरू करते हैं, सवाल अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सवाल को शुरू करें। तो देखिए भैया सर फिर वही बात फंसती है, सर सवाल शुरू कहाँ से करोगे? अब की बार तो सर ट्रायंगल ही नहीं दिया इन्होंने, 30 डिग्री बोलते हैं और ये देखिए सर क्या दे रखा है फिगर, तो ट्रायंगल तो दिया नहीं है, तो ट्रायंगल बना लो ना। तो कैसे? ऐसे देखो ध्यान से, इस तरह से 90 डिग्री बनाओ एंगल, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, इसको कुछ मान लो एम। तो ए एम बी आपका ट्रायंगल बना नहीं बना? बनाना। और समझो जब आपने ऐसे किया तो इस पॉइंट को एन मान लेते हैं, तो एक ट्रायंगल आपका बन रहा होगा बी एन सी, बना कि नहीं बना? बनाना। इस इतनी डिस्टेंस को तो आप जानते हो कि ये 50 मीटर है। कैसे? दीपक छत पे खड़ा है, 50 मीटर की ऊंचाई है बिल्डिंग की, ठीक, जिसकी छत पे वो खड़ा है। तो चलो भैया सवाल कहां से शुरू करें? जिस ट्रायंगल में एंगल गिवन हो वो वाले ट्रायंगल से सवाल शुरू करो। तो सर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक सर ए एम बी है और दूसरा कौन सा है सर? बी एन सी है। एक ट्रायंगल ए एम बी है और दूसरा कौन सा है? बी एन सी है। अब ए एम बी को देख लो, तो ए एम बी में सर कौन सी मतलब आप जाओगे किसमें, मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उठाओगे? साइन को उठाओगे, कॉस को उठाओगे, टैन को उठाओगे, या कोसेक को उठाओगे, सेक को उठाओगे, कॉट को उठाओगे? तो आपने ए एम बी पकड़ा है, तो आओ बताते हैं। तो देखो कौन सी दो साइडों की बात हो रही है सर? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसकी बात हो रही है सर, और सर ये 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है सर। दो साइडों की बात हो रही है, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। अब आप बता दो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाऊं? साइन उठाइए सर, साइन थीटा। तो चलो फिर बताओ जल्दी से फटाफट, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 30 डिग्री के सामने होता है ना, 30 डिग्री के सामने,
परपेंडिकुलर कितना है, ये वाली साइड जो खड़ी लाइन है, ये बताओ परपेंडिकुलर कितना है। 30 डिग्री के सामने, समझ रहे हो, 30 डिग्री ये एंगल है और इसके सामने 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर है ना पूरा BM, तो परपेंडिकुलर हो गया BM अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 200 है। ऐसा रख दो sin 30 होता है 1/2, ये रख दो बराबर में BM अपॉन 200 और 2 से काट दो उसको 100 टाइम्स, 100 1 जा 100, तो ये BM आपका कितना आ गया 100 मीटर आ गया। इतनी बात क्लियर है। तुम एग्जाम में डायरेक्ट मत काटना बेटा, 200 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करना, 200 1 जा 200 होता है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना। इतनी बात क्लियर है ना। तो BM तो तुम्हारा आ गया ना BM। अब चलो भैया आगे की कहानी चेक करते हैं। तो सर BM तो आ गया, अब क्या करोगे अब सर हम BM आ गया ना। अच्छा अगर सर हमको क्या निकालना है, हमको BC निकालना है सर। अच्छा आपको BC निकालना है, BC के लिए तो सर हमको BNC ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। हाँ जाना तो पड़ेगा BNC में। तो सर क्या आपके पास NC है या आपके पास BN है? नहीं भाई मेरे पास BN तो नहीं है। सर BN तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं सर? BN निकालने के लिए आपको BM में से MN घटाना होगा, है ना। BN यानी ये इतनी दूरी निकालने के लिए आपको BM में से MN घटाना पड़ेगा। तो BM कितना है, तो BM तो सर 100 है और MN कितना है सर, MN 50 है। तो भैया तो क्लियर हो गया, कट एकदम क्लियर कट हो गया कि BM कितना होगा 50 मीटर होगा। तो इतनी बात क्लियर है ना तुमको कि ये जो साइड है ये कितनी है 50 मीटर। तो BN आ गया आपको 50। अब बात होती है कि NC है कि नहीं है, तो BNC ट्रायंगल लेना था ना आपको, तो ले लीजिए BNC। इन ट्रायंगल BNC में जाइए और tan 45 लगाइए, tan 45। तो tan 45 कितना है BN यानी परपेंडिकुलर और अपॉन या फिर एक tan 45 क्यों, एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर की बात हो रही है और BC की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की अगर बात हो रही है तो साइन लगाओ ना। तो साइन लगाते हैं sin 45, ठीक है sin 45 लगाएंगे। तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 50 है और हाइपोटेन्यूज BC है जो कि हमको पता नहीं है। sin 45 कितना होता है 1/√2 होता है इक्वल टू में 50/BC, जिससे आपका BC कितना आ गया, BC आ गया 50√2, ठीक है मीटर। बताओ भैया बात इतनी क्लियर है, कोई समस्या हो तो बता दीजिए, नहीं ना। तो इस तरह से आपका BC कितना आ जाता है 50√2 मीटर आ जाता है। क्लियर है। हम तो सोच रहे थे पहले, पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जो BNC ट्रायंगल है इसमें यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो जब तक इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं तब तक मेरे दिमाग में चला था ना पाइथागोरस लगा दूंगा। NC और BN ये दो तो हम पता कर लेंगे और फिर पाइथागोरस लगा के BC निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे BN काउंट किया तुरंत ही एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये दोनों मेरे दिमाग में क्लिक किया और हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना है। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, ऐसे करना है, समझे। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन नंबर 9 पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9 कैसे करेंगे, तो सवाल पढ़ लिया आपने, पॉज करके पढ़ लिया ना। अब सवाल देखो, लिखा है एक टावर है, तो हमने सबसे पहले टावर बना लिया, ठीक। बोला है h मीटर हाई, यानी कि टावर की हाइट कितनी प्यारे बच्चों h मीटर है। अच्छा जी, अब बोला है कि टावर का जो फुट है उसी फुट की लाइन में दो ऑब्जेक्ट है, मतलब टावर का फुट ये हो गया। अब इसी फुट की लाइन में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां A मान लो, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां B मान लो, ठीक। बोलता है कि A ऑब्जेक्ट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और B ऑब्जेक्ट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कहां से, इस टावर से, ठीक है, इस टावर के टॉप से। A पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है और B पॉइंट पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। टावर के टॉप से बनता है तो टावर के टॉप से गुजार दिया हमने क्या, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। टावर के टॉप से क्या गुजार दिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस गुजार दिया। इतने बात क्लियर है ना, ठीक। अब एक एंगल अल्फा होगा और दूसरा वाला एंगल बीटा होगा, लेकिन सर हमें तो पता नहीं कि कौन सा एंगल अल्फा रखे कौन सा बीटा रखे। सर ये ज्यादा बड़ा है ये छोटा एंगल है, अब आप बताओ इनमें से बड़ा वाला अल्फा है कि बड़ा वाला बीटा है। तो सवाल में गिवन है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी ये जो प्यारे बच्चों ये जो ज्यादा वाला एंगल है बड़ा वाला ये बीटा है, और प्यारे बच्चों ये जो छोटा वाला एंगल है ये अल्फा है। तो अगर ये बीटा है तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा, ये भी बीटा होगा, और ये अल्फा है तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा, ये भी अल्फा होगा। अब पहले बताइए इतना सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब आपसे बोला गया है कि भैया प्रूव ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ
कि जो टावर की हाइट है, ठीक, टावर की हाइट, वो जो टावर की हाइट बोला नहीं, तो प्यारे बच्चों आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है प्रूफ ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ क्या कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस यानी ए बी कितनी हो जाएगी h, और ब्रैकेट में कितना लिखा है प्यारे बच्चों प्रूफ में, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये प्रूफ करना है, कर लेंगे ना, चलिए करते हैं। तो अगर इसका प्यारे बच्चों हम प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल प्रूफ है, करने को मैं बहुत एक ही लाइन में भी कर सकता हूं, एक लाइन तो नहीं, हाँ 3 लाइन या 4 लाइनों में हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लिखूंगा फिर भी, ठीक है, तो ध्यान से देखना। प्रूफ में कॉट अल्फा है कॉट बीटा है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमें कॉट अल्फा निकालना है कॉट बीटा निकालना है। तो कॉट अल्फा निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, कौन से, बी क्यू पी में, बी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो बी क्यू पी में चले जाओ, और प्यारे बच्चों चले जाओ ए क्यू पी में। तो प्यारे बच्चों जो ट्रायंगल बी क्यू पी दिखा है, बी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, पी दिख रहा है, इसमें जाके कॉट अल्फा निकाल लो, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है मेरे बच्चों, बी क्यू, और परपेंडिकुलर कितना है, अल्फा के सामने कितना है, एच है, तो यहां से अगर आप बी क्यू निकालो तो कितना आएगा, एच कॉट अल्फा। बताओ इतनी बात क्लियर है ना। अब ए क्यू पी में जाओ, यहां पे जाके आप कॉट बीटा निकालो, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है ए क्यू, परपेंडिकुलर कितना है एच, तो प्यारे बच्चों यहां से अगर आप ए क्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, एच कॉट अल्फा। ठीक, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना, ए बी, ये हो गया ए बी। ए बी कैसे निकलता है बताओ आप, ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी क्यू में से ए क्यू घटाओगे, बी क्यू में से ए क्यू घटाओगे। अब बी क्यू क्या है, एच कॉट अल्फा, और ए क्यू क्या है, एच कॉट बीटा है ना, एच कॉट बीटा। अब आपको एच कॉमन लेना है, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, और ये आपका ए बी आ गया। बताओ कितना सिंपल है, ये 4 नंबर में आया है, 4 का नहीं होगा, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे कितने का दिख रहा है, चलिए, तो एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये आपका प्रूफ आ गया, बड़ा सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था। तो अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 10वें पे। तो चलिए प्यारे बच्चों सवाल नंबर 10वें पे आते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर 10वां शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, सोल्यूशन नंबर 10वां शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर कोई बच्चा, आप में से कोई भी क्लास 9 से लेकर 12 तक का, यूपी हो चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई बोर्ड का बच्चा, अगर मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाकर मेरे गाइडेंस में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसको वो जो स्टडी वो कर रहा है अपने स्टैंडर्ड की, अपने क्लास 9 स्टैंडर्ड की, 10th स्टैंडर्ड की, 11th 12th की, जो भी वो स्टडी कर रहा है, वो उस स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर लेवल की स्टडी को करे, जिससे वो अपने स्कोर में एक पीक को टच करने का पोटेंशियल प्राप्त कर सके। समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी स्कोर एक पीक को टच करे, अगर आप चाहते हैं कि आप मिसलीड ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाइडेंस बिल्कुल 110% करेक्ट रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी, आपका ईयर एक स्ट्रेट पाथ पे, एक सही पाथ पे लग करके चले, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी देता हूं, और कई सालों से मैं बच्चों को एक के बाद एक अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप एवरेज हो तो मैं आपको पहले गुड बनाऊंगा, फिर बेटर, फिर बेस्ट। तो आपको सोचना है, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना करके स्टडी करने का, भले आप, मैं दोनों बातें बताऊंगा, जो लोग शहर में रहते हैं और जो शहर के बाहर हैं वो भी कैसे। तो ध्यान से सुनिएगा, सीतापुर शहर में रियल कॉन्सेप्ट क्लासेस करके मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, रियल कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो मेरे द्वारा ही देखा जाता है, जहां पे मैं एक से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बहुत इजी वे में बच्चों को समझाता हूं। ना केवल समझाता हूं, इवन मैं पूरे साल भर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता हूं और अपना पूरा एफर्ट लगाता हूं आपके स्कोर को पीक पर पहुंचाने के लिए। यहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं, और वो भी, ये सब कुछ मिलता है आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में।
तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो रियल कंसेप्ट क्लासेस सीतापुर शहर में होली नगर एड्रेस पे आपको मिलेगी। फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका 9889448455 है। समझ रहे ना आप? तो आप इस पे कांटेक्ट करें। कोई भी फर्दर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप शहर के अंदर हैं, आप शहर से बाहर हैं, आप ऑफलाइन जो बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि उसी बैच को आप अपने घर बैठे एक्टिव कर पाए, जैसे बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं उसी सेम टाइम में आप अपने घर से बैठ करके इस क्लास को प्रोसीड करें, तो भी आप मुझे बताइएगा। बस आपको इस कांटेक्ट पे मुझे, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है और फिर मैं आपको बताता हूँ आपकी अगली क्लास कैसे होने वाली है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर कोई ऐसा चाहता है तो रियल कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके साथ है, आपको बस कांटेक्ट करना है इस नंबर पे। सीतापुर शहर के होली नगर में हमारा कोचिंग सेंटर है, आप आइए और यहाँ पर फिर हम आपके स्कोर सही पाथ पर करते 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 एक पीक पर ले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम एन एरोप्लेन। बच्चों एक तो एरोप्लेन हो गया, वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। ये एक रोड है और इस रोड के वर्टिकली अबव यहां पे है ये प्लेन, ये हो गया प्लेन। अच्छा जी, इतनी बात तो उसने कहा। हम क्या सीखते हैं कि सवाल में जो दिया गया उसको फटाफट नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव माइलस्टोन। इस प्लेन से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है बेटा। तो इस प्लेन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बनाएंगे इस प्लेन से। अच्छा, कहां पे बनाना है एंगल ऑफ डिप्रेशन? दो माइलस्टोन है सर, वो भी कंसेक्यूटिव माइलस्टोन। अच्छा प्यारे बच्चों, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और आपको पता है एक माइलस्टोन के बाद दूसरा माइलस्टोन एक मील की दूरी पर लगाया जाता है। यह बात आपको पता है कि नहीं पता है कि एक माइलस्टोन के बाद जो दूसरा माइलस्टोन लगाया जाता है वो 1 मील की दूरी पर लगाया जाता है। माइलस्टोन समझते हैं ना आप? जब रोड बाई रोड अगर कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बीच बीच में आपको लिख करके आता होगा कि भैया यहाँ पे 2 किलोमीटर फला डिस्टेंस पे ये वाला इलाका है, फला डिस्टेंस पे ये वाला इलाका है, इसे माइलस्टोन कहते हैं। और दो कंसेक्यूटिव माइलस्टोन के बीच में दूरी होती है 1 मील। यानी ये आपको बता रहे हैं कि जो ये प्लेन एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो प्लेन बना रहा है वो 2 माइलस्टोन पे बना रहा है, और जो 2 माइलस्टोन है वो कंसेक्यूटिव माइलस्टोन है, यानी दोनों के बीच की दूरी 1 मील होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन, यानी कि ये जो प्लेन है एक माइलस्टोन अगर यहां पे है तो दूसरा माइलस्टोन अपोजिट साइड में। अब समझो, अब ये प्लेन यहां पे बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बना दिया, और यहां भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन गया। बताइए पहले आप कितनी बात आपको करेक्ट लगी है? कोई समस्या हो यहां तक में तो बोल दीजिए फटाफट। नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए बी सी और ये डी। अब ये माइलस्टोन है आपका, ये माइलस्टोन है, इसका मतलब है कि ये इसके बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 1 मील होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है हमको? शो करो। अच्छा, हमको शो करना है। क्या शो करना है भैया? भैया हमें क्या शो करना है? कह रहे हैं शो करो हाइट इन मील्स। अच्छा, आपको हाइट निकालनी है इसकी, किसकी? प्लेन की। हमें प्लेन की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। और हमें शो करना है कि ये जो हाइट होगी अगर इसको मील्स में निकाला जाए तो ये कितनी होगी? ये होगी भैया tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये हमें प्रूफ करना है कि जो इसकी हाइट है ग्राउंड से h माइल ऊपर होगी, और वो कितनी होगी? tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। और कुछ तो नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया सर। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है सर वो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा दिया और दूसरा बीटा। ये नहीं बताया कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा, तो आप कुछ भी मान लो। चलिए इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा। याद है मैंने बताया था अगर कभी भी ये एंगल अल्फा बने तो इस एंगल को भी अल्फा बना लो, ये एंगल अगर बीटा बन रहा हो तो इस एंगल को भी बीटा बना लो। ऐसा सिखाया है ना? मैंने सिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सवाल। बहुत इजीली इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको प्रूफ में देखना है कि tan निकाला गया है, तो हम भी प्रूफ को देखेंगे। सर tan की बात हो रही तो हम tan ही निकालेंगे। अब tan अल्फा हमको इस ट्रायंगल में मिलेगा, तो tan अल्फा अगर निकालोगे आप तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h
बेस हो जाएगा आपका ए बी। इतनी बात क्लियर। और tan बीटा अगर निकाला जाए तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी h, और बेस हो जाएगा यानी कितना BC। चलिए बताइए, इतनी बात क्लियर है। अब देखो प्रूफ में देखो तो दोनों को जोड़ा गया और दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, तो आप भी यही करो ना, एक बार दोनों को जोड़ो, tan अल्फा प्लस tan बीटा, जब जोड़ोगे तो आएगा h अपॉन ए बी और प्लस में h अपॉन बी सी। और हमको पता है आप क्या करोगे, आप यहां से h और यहां से h क्या ले लोगे, कॉमन। क्या ले लोगे, कॉमन, वो भी अगली लाइन में लोगे, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब BC बन जा BC हो जाएगा और AB बन जा AB हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका AB मल्टीप्लाई BC, और ये इस तरह से लग जाएगा h। फिर बताइए, इतनी बात क्लियर है ना। अब आप सब जानते हो कि सर हमने जो tan अल्फा प्लस tan बीटा निकाला है वो आया है सर AB प्लस BC। अच्छा सर AB ये दूरी है, BC ये दूरी है, जोड़ेंगे सर तो पूरी दूरी AC हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो AB प्लस BC की जगह क्या रखना है आपको, AC रखना है, अपॉन में AB मल्टीप्लाई BC, और ये h लगा देना है। इतना चलेगा ना। खैर यहाँ पे आके रुक जाओ, और रुकने की क्या बात है सर, ये जो AC दूरी है कितनी है, तो 1 मील है बच्चों। AC दूरी कितनी है, ये 1 मील है ना, तो AC की जगह हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, 1 मील। बताओ कोई प्रॉब्लम है तेरे, नहीं है ना। अच्छा सर इतने पे आके प्रूफ रुक गया, रुका कहाँ अभी तो तुमने tan अल्फा प्लस tan बीटा निकाला है ना, अभी तुमको tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा निकालना है। तो tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा अगर निकाला जाए तो tan अल्फा की वैल्यू है h अपॉन ab और tan बीटा की वैल्यू है h अपॉन bc। h अपॉन ab मल्टीप्लाई h अपॉन bc करोगे तो h स्क्वायर अपॉन ab मल्टीप्लाई bc। बताइए, इतनी बात क्लियर। ठीक, अब आपको करना इतना है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है प्यारे बच्चों, और ये जो सेकंड इक्वेशन है, प्रूफ में देख लो, सेकंड अपॉन फर्स्ट किया गया ना, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू। यानी आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर लेना है। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि tan अल्फा tan बीटा जो है वो लिखना है, और अपॉन में आपको लिखना है tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, और इक्वल टू में अब tan अल्फा tan बीटा क्या है, h स्क्वायर अपॉन में ab मल्टीप्लाई bc, और अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा, h 1 जा h हो जाता है, और इसके बाद h 1 जा h ऐसे कर दो, और इसके बाद अपॉन में क्या कर दो, ab इंटू बी सी। अब ab इंटू बी सी, ab इंटू बी सी, h और h कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सर, बचा तो फिर केवल स्मॉल h। तो जरा देख लो प्रूव आ गया क्या, स्मॉल h इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो बताइए भैया समझ में आया है कि नहीं आया। स्मॉल h कितना आ गया आपका, tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा। अप्रोच समझ रहे हैं, सवाल हाई स्कूल के जो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल है कठिन नहीं है, अप्रोच मायने रखती है, किस तरह से आप लगा रहे हैं ये मायने रखता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था आपका पार्ट 2 जिसमें मैंने 10 सवाल कराए। सीबीएसई लास्ट 10 इयर्स के जो पेपर थे उसके सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट उठाते हैं मास्टरमाइंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और ये जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है इसका कंबाइंड सेटअप उठाते हैं, और जितने और क्वेश्चंस बाकी रहे हैं वो कराते हैं पार्ट 3 में। तो इसको एक एक क्वेश्चन को इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और हाँ, एफर्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और शेयर तो करो, है ना, कुछ तो भाई शेयर तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए धन्यवाद।